सुप्रभात बच्चों। कक्षा 9 स्पर्श पाठ्य पुस्तिका का पार्ट 3 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा का पार्ट 1 मैंने आपको पढ़ा दिया था, भाग 1, जिसकी की लेखिका हैं बछेंद्री पाल। तो मैंने बछेंद्री पाल जी का जीवन परिचय आपको पढ़ा दिया था। अब उससे आगे सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं, उसके बाद मैं आपको पाठ के कुछ पैराग्राफ पढ़ाऊँगी। तो ज़रा शब्दार्थ देखते हैं हम पहले। अभियान, चढ़ाई या फिर आगे बढ़ना या किसी काम के लिए प्रतिबद्धता। दुर्गम, जहाँ पहुँचना कठिन है या फिर कठिन मार्ग। हिमपात, बर्फ का गिरना। आकर्षित, मुग्ध होना या फिर आकृष्ट होना किसी भी चीज़ के प्रति। अवसाद, उदासी। ग्लेशियर, बर्फ की नदी। अनियमित, नियम के विरुद्ध, जिसका कोई नियम ना हो। आशाजनक, आशा उत्पन्न करने वाला या फिर उम्मीद उत्पन्न करने वाला भी हो सकता है। भौचक्की, हैरान। अव्यवस्थित, व्यवस्थाहीन, जिसमें कि कोई व्यवस्था ना हो। प्रवास, यात्रा में रहना। हिमविदर, दरार, तरेड़। आरोही, ऊपर चढ़ने वाला। विख्यात, मशहूर या फिर प्रसिद्ध भी कहते हैं उसको। अभियांत्रिकी, तकनीकी। नौसिखिया, नया सीखने वाला। विशाल के पुंज, बड़े आकार के बर्फ के जो टुकड़े होते हैं ना, उनका ढेर, उसके लिए क्या उपयोग किया गया है? विशाल के पुंज। पर्वतारोही, पर्वत पर चढ़ने वाला। आरोहण, चढ़ना, ऊपर की ओर जाना। कर्मठता, काम में कुशलता, कर्म के प्रति निष्ठा। उपस्कर, आरोही की आवश्यक सामग्री। शंकु, नौक, उपलब्धि, प्राप्ति और जोखिम, खतरा। तो बच्चों, आपको ये जो शब्दार्थ हैं बहुत अच्छे से और ध्यान से पढ़ने हैं, क्योंकि इस पाठ में काफ़ी कठिन शब्द हैं। ठीक है, तो उनका अर्थ समझना है, तभी ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो अब जरा पैराग्राफ पढ़ते हैं हम। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज़ से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वे हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। ये क्या बता रही हैं? बछेंद्री पाल बता रही हैं कि 7 मार्च को वो हवाई जहाज़ से उनका जो कैंप था वो निकलने वाला था, लेकिन उससे पहले एक और अग्रिम दल उन लोगों ने भेज दिया था। क्यों भेज दिया था? हिमपात के रास्ते को साफ करने के लिए। जो बर्फ़ ये पड़ जाती थी ना वहाँ, जो कि रास्ते को बर्फ़ की वजह से रोक हो जाती थी, रुकावट आ जाती थी रास्ते में, उस रास्ते को साफ करने के लिए इन लोगों ने निकलने से पहले एक दल को पहले ही भेज दिया था, जिससे कि आगे के रास्ते में जाने में कोई भी दिक्कत ना हो। नमचे बाज़ार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांवों के होते हैं। यह नमचे बाज़ार का था जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा, जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे यह नाम अच्छा लगा। लेखिका क्या कर रही हैं कि जो वहाँ से निहारती हैं, बाज़ार को निहारती हैं लेखिका, वो उन्हें बड़ी ही सुंदर लग रहा था। जो बाज़ार जो नेपालियों में सागर माथा के नाम से प्रसिद्ध है, जो नेपालियों में वो बाज़ार किस नाम से प्रसिद्ध है? सागर माथा के नाम से। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ़ का फूल, प्लूम जिसे बोला गया है, बर्फ़ का एक गोले जैसा फूल जैसी शेप होती है, उसको प्लूम बोला गया है, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। ध्वज मीन्स क्या होता है? अपन झंडे को बोलते हैं ध्वज। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता है। मतलब हवा की गति जो होती है, इतनी तेज़ स्पीड से वहाँ हवा चलती है, जिससे कि एक फूल जैसा, बर्फ़ के फूल जैसा बन जाता है, जिससे कि प्लूम कहा जाता है। क्योंकि तेज़ हवा में सूखा बर्फ़ पर्वत पर उड़ता रहता है। जितनी तेज़ वहाँ हवा चलती है ना, उतना ही बर्फ़, कभी कभी बर्फ़ वाले स्थानों को देखें तो बर्फ़ को अगर हाथ में लेंगे तो ऐसा लगता है कि जैसे बर्फ़ घिसी हुई हो। तो बर्फ़ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ियों पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था। मतलब इस तरह की परिस्थितियां तो आती ही रहती थी कहीं एवरेस्ट पे चढ़ने पर, विशेषकर ख़राब मौसम में। जब मौसम ख़राब होता था ना, तब बहुत प्रॉब्लम आता था इन लोगों को। यह मुझे डराने के लिए काफ़ी था। फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी। मतलब इतनी सारी परिस्थितियाँ थी, फिर भी बछेंद्री पाल में एक बहुत ही इच्छा थी एवरेस्ट को छूने की, एवरेस्ट को देखने की।
तो उन्हें ये जो परिस्थितियाँ उनके सामने आ रही थी, विपरीत परिस्थितियाँ, उससे उन्हें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। मतलब इतनी सारी परिस्थितियाँ आ रही थी, लेकिन उन्हें कोई भी बहुत चिंता नहीं थी कि मेरे लिए इतना प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं यहाँ से लौट जाऊँ, या फिर उन्हें ये लगा कि अच्छा नहीं है, मैं यहाँ पे मुझे लौट जाना चाहिए, ऐसा उनकी कोई भी इच्छा नहीं। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुँचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का बहुत ही दुखद समाचार मिला। मतलब बर्फ़ के एकदम गिरने से एक जो कुली था, शेरपा कुली, उसकी दुखद मृत्यु का समाचार इन लोगों को मिला। शुम्बु हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धंसकने से लोत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ़ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। मतलब वहाँ की जो विषम परिस्थितियाँ हैं उनका वर्णन कर रही हैं लेखिका। 16 शेरपा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए। शेरपा कुली जो थे, इनके सामान चढ़ाने में मदद करते थे, उतारने में मदद करते थे। उनमें से जो इनका 16 का ग्रुप था, जो उसमें से एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर छाए अवसाद क्या, टेंशन को बोलेंगे, चिंता को बोलेंगे, को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी पड़ती है। कर्नल, जब उन्होंने देखा कि इतने सारे लोगों की मृत्यु हो रही है, घायल हो रहे हैं, तो उनके साथ में जो थे नेता उनके कर्नल खुल्लर, उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की कि इस तरह की परिस्थितियों में इस तरह जो मृत्यु हो रही है वो मतलब बहुत टेंशन लेने वाली बात नहीं है। उपनेता प्रेमचंद को, जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बु हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। जो सबसे ज़्यादा मेन परिस्थिति थी उसके बारे में किसने बताया? उनके एक तो नेता थे खुल्लर और दूसरे उपनेता कौन थे उनके? प्रेमचंद थे। उन्होंने कि यहाँ बर्फ़ गिर रही है, मतलब सारी परिस्थितियों से पूरे ग्रुप को अवगत कराया, मतलब बताया। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 6000 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहाँ तक का रास्ता साफ कर दिया है, क्योंकि एक दल तो पहले ही आ चुका था ना ये हिमपात के बर्फ़ के बीच में जो रोड़े थे उनको साफ़ करने के लिए। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी बड़ी कठिनाइयों का जायज़ा ले लिया गया है। मतलब जो उन्होंने तैयारी की थी कि इस तरीके से हमें जाना है, कहाँ पर हमने रस्सियां बांधी हैं, कहाँ पर हमने झंडियों से रास्ता बताया है, कहाँ कहाँ ज़्यादा कठिनाइयाँ हैं, ये सब की तैयारी उन्होंने पहले ही कर ली थी और जानकारी भी प्राप्त कर ली थी। उन्होंने इस पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ़ की नदी है। ग्लेशियर किसको बोला है? बर्फ़ की नदी को मैंने आपको शब्दार्थ में भी बताया। और बर्फ़ का गिरना अभी जारी है, मतलब बर्फ़ अभी भी गिर रही है, इसलिए हमें संभल के जाना पड़ेगा। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के लिए किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा भी करना पड़ सकता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, वो क्या कह रहे थे कि हम लोगों ने आके अच्छे से कर दिया है सारी साफ़ सफाई, लेकिन वहाँ के मौसम का, मिजाज का कुछ पता नहीं है, तो कब हमें कौन सी दिक्कत आ जाए, क्या परेशानी आ जाए, उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो बच्चों, आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया और आपके शब्दार्थ जो हैं उनको आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है।